everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉप अकेडमी. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है टीडीएस के अंदर दो नए सेक्शंस बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए थे. एक था सेक्शन 194R विच वॉज टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्विजिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड द अदर वन वॉज टीडीएस 194S जो था टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट जो है आपका 194R के ऊपर रहेगा, सेकंड पार्ट जो है आपका 194S के ऊपर रहेगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 194R सेक्शन. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक बिजनेस या प्रोफेशन कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट देती थी आज से पहले, मतलब इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस होने से पहले ये बेनिफिट या परक्विजिट दिया जाता था, तो इसके ऊपर कभी टीडीएस डिडक्शन के लिए कभी किसी के माइंड में इतना नहीं आया. बट हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें थोड़ी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को या ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि ये वाला जो अनटैक्स्ड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया. तो धीरे धीरे इस सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है या कहाँ कहाँ पे इसको लगाया जाएगा, इसके ऊपर दो सर्कुलर्स भी आए थे जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे. सर्कुलर्स 2022 में आए थे. उन सर्कुलर्स का जो जिक्र है, उसके जितने भी FAQs हैं उसको मैंने बहुत ही इजी वे में यहाँ पे ही प्रेजेंट कर दिया है. तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगी. सबसे पहले अगर बात करते हैं इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की, तो डिडक्टर जो है वो एज यूजुअल हर जैसे टीडीएस केस में रहता था, कंपनी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल या HUF जो बिजनेस प्रोफेशन कंडक्ट करते हैं, बिजनेस के केस में टर्नओवर मोर देन 1 CR और रिसिप्ट्स या प्रोफेशनल्स हैं तो मोर देन 50 लाख से ज़्यादा. डिडक्टी नीड टू बी अ रेजिडेंट, तो वो रेजिडेंट होना चाहिए फॉर डिडक्शन पर्पस. रेट है 10%. अगर पैन प्रोवाइड नहीं करते तो टीडीएस का रेट है 20%. जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000 पर एनम. और बेनिफिट काइंड में होगा या कैश में, तो वो बोथ फॉर्म में हो सकता है. वो कैश में भी हो सकता है और वो काइंड में भी हो सकता है. अब इस सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी थी ना, वो है एक्चुअली 1 जुलाई 2022 से, यानी कि जो आपका टीडीएस डिडक्शन के लिए जो डेट है, ट्रांजैक्शन डेट है, वो 1 जुलाई 2022 है. बट वो एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हम 20,000 की जो लिमिट देखते हैं वो 1 अप्रैल 2022 से है. तो सपोज करो कोई बेनिफिट हमने इस पीरियड में दे दिया 15,000 का और 1 जुलाई के बाद हमने 20,000 का बेनिफिट दिया, तो 20,000 प्लस 15,000 35,000 और लिमिट भी क्रॉस होती है, तो हम 20,000 रुपए के ऊपर लगाएंगे. बट जुलाई के बाद वाले ट्रांजैक्शन पे जो फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रांजैक्शन हुआ है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल आपका नहीं रहेगा. बट थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स के ट्रांजैक्शन विद दैट रेजिडेंट कंसिडरेशन में लिए जाएंगे. अब हम समझेंगे इसके बारे में कुछ इश्यूज. मैंने पूरे उन FAQs को इश्यूज में कन्वर्ट किया है. सबसे पहला इशू है कि व्हाट इफ बेनिफिट परक्विजिट इन काइंड और पार्टली इन काइंड. अब अगर वो बेनिफिट या परक्विजिट, अच्छा सबसे पहले बेनिफिट परक्विजिट किस नेचर का हो सकता है. अब कैसा होता है ना, विद द ग्रोइंग बिजनेस हर लोग अपने अपने कंसेप्ट लेके आए हैं. जैसे कि किसी की अगर सेल्स एक टारगेट अचीव हो जाती है तो कई लोग काइंड में मोबाइल दे देते हैं उस अचीवर को, उस पर्सन को, या फिर उनको कुछ सेल्स इंसेंटिव्स में मान लीजिए मोबाइल फोन दे दिया या गोल्ड कॉइन दे दिया, गोल्ड चेन दे दी, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया या फिर टीवी सेट दे दिया. इस तरीके के जो इंसेंटिव्स है ना वो दिए जाते हैं, राइट. अब ये किसी को भी दिए जा सकते हैं. बिजनेस के रिलेशन में, इस बिजनेस ग्रोथ के रिलेशन में अगर एक कंपनी या कोई भी एक पर्सन है जो लायबल है डिडक्शन के लिए, वो किसी भी टाइप का परक्विजिट या बेनिफिट कैश या काइंड में दे रहा है, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है 194R. अब डिडक्टर मान लेते हैं हमारे केस में एक कंपनी है और डिडक्टी, जिसको डिडक्टर ने यानी कि कंपनी ने क्या दे दी है, एक कार. तो वो कार का जो प्राइस है ना वो है 8 लाख रुपए और साथ में उसने सेल्स अचीव करने के लिए 1 लाख रुपए कैश भी दिया. अब इस केस में टीडीएस को डिडक्ट कैसे किया जाएगा.
गवर्नमेंट ने बोला गिफ्ट जाने से पहले, यानी कि परक्विजिट या बेनिफिट रिलीज होने से पहले, डिडक्टर के यहाँ से जाने से पहले उसका टीडीएस का डिडक्शन आपको करना है। अब हमारे केस में 10% अगर टीडीएस में 8 लाख पे लगाऊं तो वो हो जाता है 80,000 रुपए। तो वो क्या कर सकते हैं कि 80,000 रुपए कैश में से डिडक्ट कर लें और 20,000 बैलेंस कैश उसको दे दें। द सेकेंड ऑप्शन इज कि डिडक्टी जो है वो एडवांस टैक्स पे करे और वो ये शो करे कि मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया। उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी टू द डिडक्टर कि मैंने 80,000 रुपए का एडवांस टैक्स पे कर दिया है। थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट ठीक है कि या तो डिडक्टर देने से पहले ही टीडीएस डिडक्ट कर दे या फिर डिडक्टी एडवांस टैक्स उसके ऊपर पे कर दे। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो की बात करूं तो ये करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीजन बीइंग, जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो सामने वाले से वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट बेयर करने के लिए नहीं बोल पाएगा, और अगर वो गिफ्ट 100% इन काइंड है, मान लो मैंने किसी को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया या गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया 50,000 का, अब मैं उनको नहीं बोल सकते कि आप 50,000 के ऊपर 5,000 रुपए जमा करिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं इसके ऊपर अमाउंट क्यों पे करूं। सेकेंड इज कि वो एक काइंड गिफ्ट है तो उसमें से डिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या कर सकते हैं, या जनरली अभी कंपनीज क्या फॉलो कर रही हैं कि क्रॉसिंग अप का कंसेप्ट करती हैं। तो वो जो 50,000 या 8 लाख की कार है वो 90% ऑफ द वैल्यू मानी जाएगी। तो जो ऊपर का अमाउंट है उसको माना जाएगा कि आपका जो वैल्यू ऑफ कार है वो 8 लाख प्लस जो भी 10% का ग्रॉस अप करके आपका अमाउंट आएगा। तो बेनिफिट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसके ऊपर जो 10% है वो टीडीएस हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिकली हो रहा है, राइट, ये आपके सेक्शन में बताया गया है। सेकेंड इशू जो इसके बाद बहुत ही रेलेवेंट है वो है इफ बेनिफिट परक्विजिट इन काइंड यूज्ड एज कैपिटल एसेट फॉर बिजनेस पर्पस बाय डिडक्टी। देखो डिडक्टर ने तो गिफ्ट दे दिया, बट अगर डिडक्टिंग उस कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में यूज करता है तो क्या वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा? तो आंसर इज यस। थर्ड इशू ये है कि 17(2) में जो बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, वो 194(r) के परवेसिव में आएगा या नहीं आएगा? तो इस पे स्ट्रिक्ट नो है। जब वो 17(2) में टैक्स हो रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो रहा है, तो 194(r) उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इशू नंबर 4 है whether deductor needs to check benefit perquisite amount taxability in the hands of recipient। अब डिडक्टर को ये चेक नहीं करना कि वो उसकी इनकम ट्रीट होगी या नहीं होगी, ये डिडक्टर के एरिया नहीं है कि वो ये चेक करे कि डिडक्टी के हाथ में वो इनकम है या नहीं है। तो 194(r) इररिस्पेक्टिव वो उसकी बुक्स में इनकम शो हो या ना हो, आपके ऊपर एप्लीकेबल एज अ डिडक्टर रहेगा। इशू नंबर 5 इज अराउंड whether capital assets covered under purview of 194(r)। तो मेरा शुरू से ही एग्जाम्पल एक कैपिटल एसेट पे था, बट क्योंकि उस पे एक FAQ था तो मैंने अलग से बनाया। कैपिटल एसेट्स जो है 194(r) में कवर है। तो अगर आप मोबाइल फोन देते हो उसको, वो बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो वो कर सकता है डिडक्टी। तो एवरीथिंग कैश इन काइंड, अब आपने फ्री टिकट्स दिए या आपने कोई ट्रिप, लेजर ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो वो है तो इन काइंड बट वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो वो भी 194(r) का बेनिफिट परक्विजिट ही है, बट कैपिटल एसेट को अलग से उन्होंने बोला है कि वो इसके परव्यू में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है इस वेवर सेटलमेंट ऑफ लोन्स बाय बैंक कवर्ड अंडर 194(r)। अब इस केस में कैसी, जब नया नया सेक्शन आया था तो एक डिबेट ये स्टार्ट हुई थी कि मान लो मेरा 50,000 का लोन बैंक में चल रहा है, अब उस 50,000 के ऊपर मैं पे नहीं कर पा रही, तो 50,000 के ऊपर उन्होंने एक 10,000 का वेवर दे दिया, तो वो 10,000 का वेवर इज नॉट बेनिफिट परक्विजिट। तो पहले ही बोलेंगे मैं पे नहीं कर पा रही, उसके ऊपर से और आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। तो इसके ऊपर क्लियरली सर्कुलर में इस बात को डिनाई किया गया है, बोला गया है कि वो जो वेवर के या सेटलमेंट्स के अमाउंट रहते हैं जो बैंक खुद से ही हमें वेवर देता है, वो हमारे लिए कोई बेनिफिट परक्विजिट नहीं है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का 194(r) एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इशू जो है वो है आर सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट कवर्ड अंडर 194(r)।
अब होता कैसा है कि मैंने सेल्स करी प्रॉम्प्ट सेल्स के लिए, कि मैंने बोला कि मैंने एक क्रेडिट सेल करी है 1,00,000 रुपए की, बट अगर आप विद इन 7 डेज पे करते हो तो आप मुझे 90,000 पे कर दो, यानी कि 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट है। तो इस टाइप के कैश डिस्काउंट या फिर सेल डिस्काउंट, मतलब 10 चीजें आप खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 फ्रिज कोई डीलर खरीदता है, तो जो वेंडर है, मान लेते हैं सैमसंग कंपनी का फ्रिज है, तो उन्होंने क्या किया कि एक फ्रिज उसके साथ फ्री दे दिया। अब इस टाइप के कोई भी रिबेट्स या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। ऑल्दो ये एक टाइप का बेनिफिट परक्विजिट है, बट इससे क्या होगा कि अमाउंट कैलकुलेट करने में बहुत एम्बिग्यूटी आ सकती थी, इसलिए इसको 194 आर के दायरे से बाहर रखा है। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो इशू है अराउंड सेलर गिविंग इंसेंटिव्स। अब सेलर दो टाइप के इंसेंटिव्स दे सकता है, देखो कार हो गया, टीवी, स्पॉन्सरशिप, ट्रिप्स, फ्री टिकट्स, मेडिकल सैंपल्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को देना, इन सब के ऊपर जो है 194 आर 100% एप्लीकेबल है। और टारगेट कंप्लीट होने पे भी अगर आपको इंसेंटिव मिलते हैं तो वो भी आपका 194 आर के दायरे में आएगा। नेक्स्ट इशू जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये मार्केट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी होती थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर्स को जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, वो फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करती है फॉर देयर प्रोडक्ट प्रमोशन, कि आप इसको अपने पेशेंट्स को दीजिए और उसके बाद ये आप हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है, आप पेशेंट्स को दीजिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को डायरेक्टली दे रही हैं, जस्ट लाइक सीए इन प्रैक्टिस, ऐसे डॉक्टर्स इन प्रैक्टिस भी होते हैं, तो उनको डायरेक्ट देने के ऊपर जो होता है वहां पे आपका 194 आर 100% एप्लीकेबल है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्टली प्रैक्टिशनर से डील कर रही है और वो एक तरीके का इंसेंटिव है या एक तरीके के फ्री सैंपल्स है, उस पर सेक्शन 100% एप्लीकेबल है। अब क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं। अब हॉस्पिटल के लिए जब डॉक्टर काम करता है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वो एक्चुअली तो हॉस्पिटल को दे रही है, वहां पर तो 194 आर क्लियरली लग रहा है क्योंकि वो फ्री सैंपल हॉस्पिटल को आ रहा है। अब हॉस्पिटल आगे क्या करता है, हॉस्पिटल खुद तो डायरेक्ट नहीं बेच सकता क्योंकि हॉस्पिटल किससे चलता है, डॉक्टर्स से। अब वो आगे डॉक्टर्स को बोलता है कि आप ये वाले प्रोडक्ट को आगे यूज करिए पेशेंट्स के साथ। अब यूज करने के टाइम पे डॉक्टर्स की जो कैटेगरी है ना, वो दो टाइप की है वहां पे हॉस्पिटल्स में। एक होते हैं वो जो एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, राइट, और एक होते हैं जो एज अ कंसल्टेंट वहां पे काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं ना, वहां पे तो हॉस्पिटल डिडक्ट कर लेगा इन फ्री सैंपल्स के ऊपर, जस्ट लाइक परक्विजिट्स 192 सेक्शन लग जाएगा क्योंकि वो उनके एम्प्लॉय हैं। बट जब बात आती है वो डॉक्टर्स की जो कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, तो उसके केस में जब हॉस्पिटल डिडक्ट करने आएगा तो सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ जो जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है वो ये है कि जब ये डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स एज कंसल्टेंट काम कर रहे थे, वो डॉक्टर्स अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तब 194 आर जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंटिटी को अलग से उन्होंने इस सेक्शन से एग्जेम्प्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू है वो है वैल्यूएशन। अब इसकी वैल्यूएशन की कैसे जाएगी, हर बेनिफिट परक्विजिट आपका फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है उसी पे ही वैल्यू किया जाएगा, एक्सेप्ट अगर आपने उस परक्विजिट को मान लेते हैं आज की डेट में ऑलरेडी खरीद के रखा है। अब मान लेते हैं गोल्ड कॉइन है 10 ग्राम का, राइट, 1 तोला सोना आज की डेट में सपोज करते हैं 55,000 का है। जब मैंने उस बेनिफिट को दिया, आगे डिडक्टी को दिया, उसकी वैल्यू 60,000 थी। उस टाइम पे आप 60,000 के ऊपर टीडीएस नहीं लगाएंगे, आप किस पे लगाएंगे, जिस प्राइस पे आपने परचेज उसको करके रखा है, यानी कि आपका परचेज प्राइस। द सेकेंड एक्सेप्शन इज कि अगर आप खुद ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर मैं ही सैमसंग कंपनी हूं और मैं ही सैमसंग की फ्रिज बना रही हूं और मैं सैमसंग का फ्रिज एज अ बेनिफिट परक्विजिट दे रही हूं, तो जो मेरा सेल प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, जो मेरा सेल प्राइस है उसके ऊपर मैं इस बेनिफिट को टैक्स करने वाली हूँ। तो सेल प्राइस ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट, दिस वैल्यू विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये स्पेसिफिकली बोला गया आप उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं करेंगे, डबल इफेक्ट नहीं, क्योंकि जीएसटी आपके लिए इनकम ही नहीं है, तो उसको आपके ऊपर टीडीएस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो वो उसको एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रीइंबर्समेंट।
रीइंबर्समेंट मेरी इंडस्ट्री में ज़्यादा जल्दी आपको समझ आएगा, सीए इंडस्ट्री में। सीए इंडस्ट्री में कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं एक ऑडिटर हूँ और मेरा एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट के लिए कहीं पर बाहर ऑडिट करने गई और वहाँ पे कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं जो क्लाइंट इंकर करता है। अब आप एक चीज देखो, अगर आप किसी को बिजनेस के लिए बाहर से बुला रहे हो और उसका आना जाना रहना खाना पीना सब अरेंज करते हो, तो जो पर्सन ये चीजें अरेंज करता है उसका अगर वो पेमेंट कर रहा है, रीइंबर्स कर रहा है उन खर्चों को, तो वो उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। वो उसकी बिजनेस नीड है कि क्लाइंट ने मुझे बुलाया, मेरे आने जाने का खर्चा, वहां पे ऑडिट करवाने का खर्चा क्लाइंट ने बियर करा और वो उसकी बिजनेस कॉस्ट है। तो सिचुएशन वन बहुत ही सिंपल है। डिडक्टर हो गया क्लाइंट, उसने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसेस किए, डिडक्टी हो गई मैं सीए। अमाउंट पे किया डिडक्टर ने, इनवॉइस भी किसके नाम पे बनी? डिडक्टर के नाम पे। आईटीसी भी कौन ले रहा है? डिडक्टर। तीनों केसेस में क्लाइंट ले रहा है, मेरा कहीं पे भी रोल नहीं था। 194R एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही लॉजिकल है, बिजनेस एक्सपेंस है, आपने मेरे को कोई अलग से बेनिफिट नहीं दिया है, वो तो आपने मुझे बुलाना ही था। कंपनी मुंबई में थी, मैं पुणे से मुंबई गई, मैंने मुंबई में जाके अपनी सर्विसेज रेंडर करी और मैं रिटर्न आ गई। मैंने कंपनी के लिए काम किया, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट परक्विजिट इस केस में नहीं मिला। सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। सेकंड सिचुएशन में कैसा हुआ कि मैं गई मुंबई, अपने ही खर्चे पे गई, राइट, मैंने ही सब कुछ इनकर किया। अमाउंट का पेमेंट, मेरी आने जाने की टिकट्स का खर्चा मैंने किया, इनवॉइस मेरे नाम पे थी और आईटीसी भी मैं ले रही थी जीएसटी का। और मैंने क्या बोला कि मेरा पूरे ट्रिप में आने जाने का जितना भी खर्चा हुआ वो XYZ अमाउंट हुआ, 10,000 20,000 वटेवर, आप मुझे ये अमाउंट रीइंबर्स कर दीजिए। तो मैंने क्लाइंट को क्या बोला कि ये वाला जो मेरा एक्सपेंस है आप मुझे वो रीइंबर्स कर दीजिए। अब रीइंबर्स जब वो करते हैं तो डिडक्टर ये बोलेगा इनवॉइस मेरे नाम पे नहीं है, क्लाइंट बोलेगा इनवॉइस मेरे नाम पर नहीं है, आईटीसी भी आपने लिया, मैंने अवेल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो सिचुएशन होगी ना वो 194R के दायरे में आएगी 100%, क्योंकि जो डिडक्टर है उसने इसका इनवॉइसिंग और आईटीसी का कोई बेनिफिट अवेल नहीं किया, इसका हर बेनिफिट आपने डिडक्टी ने अवेल किया है और वो आपके लिए एक परक्विजिट ही है। तो वहां पे 194R 100% एप्लीकेबल है। बट किसी केस में अगर डिडक्टी बन जाता है प्योर एजेंट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी में प्योर एजेंट का कंसेप्ट है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्योर एजेंट तो 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। अब इसी से जुड़ी हुई एक चीज है, एक सर्कुलर आया था 194R से पहले 715 8 अगस्त 1995 को। इसमें क्लियरली बोला गया था अगर कोई चीज के ऊपर सेक्शन, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हम एडिशनली इंकर करते हैं ओवर एंड अबव द सर्विस फीस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर 194C और जे लग जाता है, राइट। सर्कुलर ऐसा कहता था कि 194CJ लगेगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर, बट 194R के आने से ये वाला जो सर्कुलर है वो अनइफेक्टेड है। वाई? बिकॉज आप एक ही चीज के ऊपर दो सेक्शंस नहीं लगा सकते। तो रीइंबर्समेंट वाले जो एक्सपेंसेस मैं अभी ऊपर बात कर रही थी, अगर वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है तो 194C और जे लग जाएंगे। बट अगर नॉट एज अ सीए, अगर कोई और एक्सपेंस इंकर किया जाता है जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है तो आपका 194R लगेगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है हमारे पास वो है बेनिफिट परक्विजिट पेड टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब कैसा होता है कि आई डोंट वांट टू नेम द प्रोडक्ट्स, बट काफी ऐसे कंपनीज होती हैं जो अपना ब्रांड प्रमोशन एसएससी को देके, मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियोस के अंदर, इट कैन बी अ व्लॉगिंग चैनल या कुछ भी हो सकता है, वहां पे वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो अच्छे से देते हैं। अब उस रिव्यू करते टाइम अगर तो जिसने, उस इन्फ्लुएंसर ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर है, उसने उस प्रोडक्ट रिव्यू के टाइम पर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, मतलब उसने यूज किया, रिव्यू दिया और वो प्रोडक्ट वापस जिस कंपनी का था उसको रिटर्न कर दिया, तो 194R एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर प्रोडक्ट उसने खुद के पास रख लिया और वो सेल्फ यूज उसको करने लग गया तो वो उसके लिए एक बेनिफिट परक्विजिट है और कंपनी जो है उसके ऊपर 194R का TDS डिडक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू आता है वो है
बेनिफिट परक्यूजेड प्रोवाइडेड फॉर डीलर कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डीलर कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, देखो अगर सिंपली मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वॉक्सकॉप अकेडमी के अंदर कुछ फ्रेंचाइजीज दी या फिर कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए, या मैंने अगर मेरे बाहर स्टेट्स के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा करा, अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया, या ऑर्डर्स ऑब्टेन करना है, किस तरीके से ऑर्डर्स ऑब्टेन करने हैं उसके बारे में डिस्कस किया, अपना प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इसके बारे में बताया, या सेल्स टेक्निक्स पढ़ाई, इन सब चीज़ों के ऊपर 194R एप्लीकेबल नहीं है। वाइस वर्सा, अब मैंने नॉमिनल फीस में पुणे में बुलाया, अपना डिस्कशन किया, भेजा, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, बिजनेस कॉस्ट है। बट अगर मैंने ये काम बाहर किसी कंट्री में जाके, बैंकॉक में जाके या मालदीव्स में जाके कोई लेजर ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, वहां पे वो डीलर भी आ रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट उसके फैमिली मेंबर्स भी आ रहे हैं, ओवर स्टे भी हो रहा है। मान लेते हैं आज का अगर मेरा कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन पहले आ रहे हैं और 3 दिन बाद तक रह रहे हैं। इस टाइप की जब सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, या लेजर ट्रिप्स या इस टाइप के लेजर कंपोनेंट जब इन्वॉल्व होंगे, तब आपका 194R 100% पिक्चर में आने वाला है। और उसमें आ गए हैं 2 से 3 इश्यूज। अब इश्यूज में ये होता है कि अब इन टाइप के लेजर कंपोनेंट वाले ट्रिप्स में सब डीलर्स को इनवाइट करना है, या डीलर को सिर्फ 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक बुलाया तो चलेगा, और हर बेनिफिशियली, ईच ग्रुप एक्टिविटी के बेनिफिशियलीज को किस तरीके से डील करना है। अब प्रैक्टिकल चैलेंज तो ये कहता है कि अगर आपको प्रैक्टिकली ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि वो सिर्फ 1 दिन पहले आए और 1 दिन बाद चले गए, तो उतना कंपोनेंट तो मेरा बिजनेस कॉस्ट है, अदर देन दैट वो लेजर कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप उस एक्सपेंस को पीएल में क्लेम ही मत करो, आप वो खर्चा ही बुक मत करो जिस खर्चे पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, खर्चा क्लेम करना है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और हर डीलर का पैन लेके इंडिविजुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो आपको कंपोनेंट वाइज उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरी टोटल कॉस्ट इतनी थी, एक डीलर पर मेरा खर्चा इतना बैठा है, तो उस तरीके से वो आपका टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी इसके ऊपर आई है। नेक्स्ट इशू जो है, जो हमें समझना है, वो है डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय एम्बेसी और हाई कमीशन। तो उसके केस में 194R एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड इशू है बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स बेनिफिट परक्यूजेड हैं फॉर द कंपनीज इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि 194R एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें ओनरशिप जो है आपकी या ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है और इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। तो इस केस में आपका टीडीएस 194R एप्लीकेबल नहीं है। ये था सब कुछ 194R के बारे में। अब हम समझेंगे अगला सेक्शन विच इज 194S, जो कि है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसको, वैसे इसमें 2 ही टाइप के होते हैं, एक है क्रिप्टो करेंसी और एक है आपका नॉन फंजिबल टोकन्स। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है विच इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म फॉर पेमेंट क्रिएटेड यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। ये आपकी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, इसमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी फंक्शंस को यूज किया जाता है, और ये एक तरीके से करेंसी एज वेल एज अ वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। दूसरे आपके होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, जो क्रिप्टो करेंसी जैसा ही कंसेप्ट यूज करते हैं बट वो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स होते हैं। तो हमारा जो ये नया वाला सेक्शन है 194S, ये टोटली अराउंड द सेल एंड परचेज ऑफ VDS के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिडक्टर की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, जैसे पहले थी कंपनी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, एचयूएफ हैविंग टर्नओवर मोर देन 1 year एंड रिसिप्ट्स मोर देन 50 लाख। बट इसके अंदर स्पेसिफाइड पर्संस को भी डिफाइन किया गया है। स्पेसिफाइड पर्सन वो होंगे जिनकी कोई पीजीबीपी इनकम ना हो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ना हो, और पीजीबीपी इनकम है बट ऊपर वाली जो टर्नओवर लिमिट्स डिफाइन की गई हैं उससे कम है, यानी कि 1 करोड़ से कम है और रिसिप्ट्स 50 लाख से कम है, तो आप कहलाए जाओगे इस सेक्शन के लिए क्या, स्पेसिफाइड पर्सन। डिडक्टी रेजिडेंट है। रेट ऑफ टीडीएस बहुत ही नॉमिनल है क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो 1%।
बेनिफिट स्पेसिफाइड पर्सन को क्या मिलता है? दो बेनिफिट्स हैं उसको, एक तो उसको टैन नहीं लेना है, दूसरा 206 AB के ऊपर जो हायर डिडक्शन का नया सेक्शन आया है वो एप्लीकेबल नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 10,000 पर एनम है और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए वो लिमिट को बढ़ाया हुआ है 50,000 पर एनम पे। बेनिफिट परक्यूजेंट कैश काइंड कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेबिलिटी अगेन सेम है, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करी, 1 जुलाई 2022 से वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इसमें किस किस टाइप के लाइबिलिटी और किस पे अराइज होगी। तो लाइबिलिटी टू डिडक्ट एंड पे टीडीएस, फर्स्ट सिचुएशन है डायरेक्ट सेल हो रही है बिटवीन बायर एंड सेलर। बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, जो बायर है उसको पे करना है किसको? सेलर को। तो बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस 1%, गवर्नमेंट को पे करेगा 99%, बैलेंस अमाउंट किसको पे कर देगा? वो सेलर को। सिचुएशन 2 ऐसी है कि उसके अंदर इस वीडीए सेल के थ्रू जो हो रही है एक्सचेंज के थ्रू हो रही है। अब एक्सचेंज जब इन्वॉल्व हो जाता है बीच में तो बायर सेलर को पे नहीं करता है, बायर एक्सचेंज को पे करता है पूरा अमाउंट 10,000, एक्सचेंज पे करता है सेलर को 1% टीडीएस काट के 9900। तो लाइबिलिटी किस पे आ गई है? एक्सचेंज के ऊपर। थर्ड जो सिचुएशन आती है वो आती है हमारे पास अगर सेल हो रही है एक्सचेंज के थ्रू जिसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है। अब एक बायर है, सेलर है और बीच में एक्सचेंज है और एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू सेलर को बेच रहा है। अब ब्रोकर दोनों तरफ हो सकता है, इट कैन बी बिटवीन द बायर और इट कैन बी बिटवीन द सेलर ऑल्सो। उस केस में जो लाइबिलिटी अराइज होगी ना वो एक्चुअली दोनों पे है, एक्सचेंज एज वेल एज ब्रोकर। इनका आपस में एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा कि कौन डिडक्ट करेगा, कि एक्सचेंज करेगा या फिर ब्रोकर करेगा। जो फोर्थ सिचुएशन है वो है हमारी अगर वीडीए जो है एक्सचेंज खुद ओन करता है, मतलब अभी इस टाइम पे सेलर नहीं है, सेलर खुद एक्सचेंज है, एक्सचेंज के नाम पे वीडीए है। अब एक्सचेंज क्या दे रहा है बायर को? वीडीए, और वायर एक्सचेंज को क्या कर रहा है? पेमेंट। तो इफ एक्सचेंज डिडक्ट्स एंड पे टीडीएस अलोंग विद फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न इन फॉर्म 26QF, इसके लिए नया टीडीएस का फॉर्म निकला 26QF। ऑल्सो उसको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी आईटीआर में कि उसने अपने थ्रू वीडीए को सेल किया था। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि बायर डिडक्ट कर सकता है पेमेंट के टाइम पे, बट अगर बायर है एक स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि उसके ऊपर 50,000 वाली लिमिट है और उसका पीजीबीपी इनकम नहीं है और टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, तो वो 26QE फॉर्म को अवेल कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर टैन एप्लीकेबल नहीं है। और अगर वो है अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन तो वो फॉर्म 26Q में टीडीएस डिडक्शन करके बता सकता है कि मैंने वीडीए परचेज किया है। द नेक्स्ट सिचुएशन विच इज सिचुएशन नंबर 5, वो ये है कि अगर सेल हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का थ्रू एक्सचेंज बट ट्रांजैक्शन काइंड में है। अब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पार्टी ए और बी। एक ने क्रिप्टो बेचा और पैसे नहीं दिए, उसने एनएफटी परचेज किए। होगा कैसे कि पार्टी बी ने एनएफटी दिया एक्सचेंज को, एक्सचेंज ने वो एनएफटी दे दिया पार्टी ए को, पार्टी ए ने बदले में पैसे पे ना करके क्रिप्टो दिया और एक्सचेंज ने वही क्रिप्टो किसको दे दिया? पार्टी बी को। इसमें दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है टीडीएस डिडक्ट करने की 1%, एज वेल एज एक्सचेंज भी डिडक्ट कर सकता है बोथ पार्टीज का। फॉर्म 26QF फाइल कर देगा, 1% एनएफटी पे देगा और 1% क्रिप्टो पे देगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन है वो है सिचुएशन नंबर 6, सेल ऑफ वीडीए थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अगर एक्सचेंज इन्वॉल्व है और कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल रेजर पे वगैरह हो गया, उनके थ्रू पेमेंट हो रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर लाइबिलिटी है, वो डिजिटल गेटवे को डिडक्ट करके देंगे और 1% गवर्नमेंट को पे होगा और बैलेंस 9900 जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सचेंज फ्रॉम टीडीएस रिडक्शन, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी लाइबिलिटी है कि वो एक्सचेंज से इतनी अंडरटेकिंग ले ले कि उन्होंने डिडक्ट कर दिया है टीडीएस। तो ये थी काफी क्रूशियल सिचुएशंस जो वीडीए के ऊपर एप्लीकेबल थी। अब क्योंकि एक तरीके से
194Q भी 1% है और VDA का जो सेक्शन है 194S उसके ऊपर भी 1% है। तो इस सेक्शन 194Q एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ VDA, तो उस टाइम पे आंसर इज नो, वहाँ पे 194S ही प्रिवेल करेगा। और कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ VDA इज ग्रॉस और नेट बेसिस, तो दैट इज ऑन नेट बेसिस, दैट इज आफ्टर एक्सक्लूडिंग GST या चार्जेस लेविड बाय द डिडक्टर। तो आज के इन दोनों सेक्शंस के बारे में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। ये सारी कोर्सेज और वीडियोज़ की डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, विच इज़ www.voxcop.com। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।